हेलो ऑल, वेलकम टू राज मल्होत्राज आईएएस। जो हमने सीरीज स्टार्ट करी थी एक्सप्लेन्ड सीरीज, आज उसमें हम पॉलिटी का सेकंड पोर्शन लेके आए हैं या सेकंड टॉपिक लेके आए हैं पॉलिटी का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कुछ इश्यूज। जैसे कि आपने रिसेंटली न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर ये कहा जा रहा था कि किस तरह से बिहार में जो इलेक्शंस हैं उनको पोस्टपोन कर देना चाहिए। तो हम ये आज के टॉपिक में बस इतना देखेंगे कि पिछले हफ्ते न्यूज़पेपर में हमने पढ़ा था कि क्या बिहार में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शंस पोस्टपोन कर सकता है, क्या ऐसा कभी हुआ है, या क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ऐसी कोई पावर है कि नहीं। तो आज हम इस लेक्चर में इस चीज को देखते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज बेसिकली एन इंडिपेंडेंट बॉडी। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ऑफ आवर इन द कंट्री। अब क्या है कि जो हमारे देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं, दिस फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। Now, Election Commission of India plays a very important and a significant role in establishing or in conducting free and fair elections in our country. क्योंकि the entire process of democracy, the entire procedure of democracy will not continue or will not basically suffice to the letter and spirit if the elections conducted are not free and fair. कि जब तक जो इलेक्शंस हो रहे हैं या चोन हो रहे हैं, वोट्स डाली जा रही हैं, जब तक वो वोटर अपने आप अपनी विश से नहीं डालता या उससे मजबूर करके या फोर्स करके नहीं डलवाई जाती, तो क्या होगा? अगर मजबूर करके फोर्स करके डलवाई जा रही है तो क्या होगा? एक तरह से हम ये कहेंगे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं है। पर अगर हम अपनी मर्जी से वोट डाल रहे हैं, किसी बिना दबाव के वोट डाल रहे हैं, तो वी कैन से इट इज फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश करने का जो बेसिक मोटिव था वो ये था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाने के लिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए जिस पे किसी भी तरह का दबाव जो है ना लेजिस्लेचर डाल पाए, ना जुडिशरी, ना आपका एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस, लेजिस्लेटिव इंटरफेरेंस और जुडिशियल इंटरफेरेंस से बाहर रखने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इंडिपेंडेंट बॉडी का दर्जा दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। अब इसके बाद क्या है कि आर्टिकल 324 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, दिस बेसिकली प्रिस्क्राइब्स और दिस बेसिकली प्रोवाइड्स फॉर द फंक्शंस एंड द पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो फंक्शन, दैट इज अबाउट द पावर, सुपरिटेंडेंस एंड डायरेक्शन, पावर, सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये सारे के सारे इलेक्शन जो हैं ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाता है। अब ना यूपीएससी ने प्रीलिम्स में एक बार पहले भी सवाल पूछा हुआ है कि थोड़ी सी बच्चों को कंफ्यूजन भी हो जाती है कि जो इलेक्शन स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस होते हैं वो कौन कंडक्ट करवाता है। तो ये बात याद रखना कि स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस जो हैं वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कंडक्ट करवाता है। ठीक है, क्योंकि जो हमारी स्टेट इलेक्शन कमीशन बनती है, स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो बेसिस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा हूं, जो बेसिस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो कहां पे है? वो 73rd अमेंडमेंट एक्ट या 74th अमेंडमेंट एक्ट में दिया हुआ है। तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट और 74th अमेंडमेंट एक्ट जो है बेसिकली लोकल बॉडी से रिलेट करती है। आने वाली वीडियोज में हम लोकल बॉडीज की भी बात करेंगे जैसे जैसे करंट में इश्यूज आते जाएंगे। इस वीडियो में हम जो बात कर रहे हैं उसके हिसाब से हमें क्या पता लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसका फंक्शन क्या है? दैट इट बेसिकली कंडक्ट्स the election of parliament, state legislature, office of president and office of vice president। ठीक है, अगर हम बात करें कॉम्पोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन की, तो जब संविधान स्टार्ट हुआ था, जब देश में इलेक्शन हुए, तो पहली बार 1952 में तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वन सिंगल मेंबर बॉडी थी। ठीक है, सिंगल मेंबर बॉडी थी। तो 1980s तक यही सिंगल मेंबर बॉडी ही चलता रहा, जिसमें एक था मेंबर जिसको कहते थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट करी और क्या कह दिया उन्होंने? 2 से 3 मेंबर्स इंक्लूड कर दिए। ठीक है, मतलब एक नहीं, अब 3 इलेक्शन कमिश्नर हुआ करेंगे। एक तो हो गए हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब और उसके साथ साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, तो अल्टीमेटली केस हुआ सुप्रीम कोर्ट में, उस एरिया में हम नहीं जाएंगे। हम बस इतना समझेंगे कि एज ऑफ नाउ, एट प्रेजेंट मुद्दा क्या है या एट प्रेजेंट इशू क्या है? एट प्रेजेंट बेसिकली हमारे पास 3 मेंबर या 3 मेंबर इलेक्शन कमीशन है। ठीक है, जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। अब क्या ये 2 ही इलेक्शन कमिश्नर रह सकते हैं? ज्यादा नहीं हो सकते? बिल्कुल ज्यादा हो सकते हैं। कितने भी हो सकते हैं, ये सब कौन डिसाइड करेगा? ये सब डिसाइड करेगा प्रेसिडेंट। ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि देयर शैल बी सच नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स एज द प्रेसिडेंट में डीम नेसेसरी। तो एज ऑफ नाउ द प्रेसिडेंट कंसिडर्स दैट देयर शैल बी 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। तो देयर आर 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। आने वाले टाइम में द प्रेसिडेंट में डीम नेसेसरी दैट देयर आर मल्टीपल और मोर इलेक्शन कमिश्नर्स, तो द प्रेसिडेंट में डिक्लेयर दैट देयर आर सम अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एज वेल। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट चीफ इलेक्शन कमिश्नर,
एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। ठीक है। रिमूवल का प्रोसेस कैसे है? सिमिलर एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब क्या होगा? ही एंजॉयज द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। और ऑफिस कितनी देर होल्ड करता है? 6 years और 65 विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, ये तो बात हुई चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। बल्कि जो इलेक्शन कमिश्नर है, इलेक्शन कमिश्नर का क्या सीन है? इलेक्शन कमिश्नर कैन बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड रिमूव्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बोल दिया कि इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना है तो प्रेसिडेंट विल रिमूव द इलेक्शन कमिश्नर। तो जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर हैं दो, those two election commissioners do not enjoy the security of tenure as enjoyed by the chief election commissioner। ठीक है, तो ये बेसिस जो है हमारा क्लियर हुआ इलेक्शन कमीशन का। दूसरी बात आई पावर्स एंड फंक्शंस की, कि काम क्या है। पहला पावर और फंक्शन या पहला पावर क्या है? टू डिटरमिन द टेरिटोरियल एरिया ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज थ्रू आउट द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। कि जो डिलिमिटेशन कमीशन होती है वो डिलिमिटेशन कमीशन बताती है कि किस तरह से जो एरियाज हैं, किस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को सेग्रीगेट किया जाएगा। ठीक है, तो डिलिमिटेशन कमीशन इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज की सेग्रीगेशन को बताती है। तो उनका जो टेरिटोरियल एरियाज है ऑन द बेसिस ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन, ये कौन देखता है? इसको कौन सेग्रीगेट करता है? इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है। दूसरा फंक्शन क्या है? इलेक्टोरल रूल्स, कि कौन वोट डालने के एलिजिबल है। जब भी इलेक्शन होता है उसके बाद होता है ना इलेक्टोरल रूल्स डिवाइस होती हैं, जिसके बेसिस पे आपके वोटर कार्ड बनते हैं, फिर आप जाके वोट डालते हैं। तो ये इलेक्टोरल रूल्स को एस्टेब्लिश करना और रजिस्टर करना एलिजिबल वोटर्स को, ये सारा का सारा काम जो है, ये सारा का काम किसका है? ये काम हमारे, ये काम जो है ये सारा का सारा कौन देखेगा? ये काम देखेंगे हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, दिस वर्क विल बी सीन बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बाद आप देखो फंक्शन, तीसरा फंक्शन जो आ गया, टू नोटिफाई द डेट्स एंड शेड्यूल्स ऑफ इलेक्शंस टू स्क्रूटिनाइज एंड टू स्क्रूटाइज नॉमिनेटेड पेपर्स। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज के साथ समझने की कोशिश करो कि जो डेट एंड शेड्यूल ऑफ इलेक्शंस हैं, ये डेट एंड शेड्यूल ऑफ इलेक्शंस जो हैं, ये सारा का सारा डिसाइड करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 329। उस आर्टिकल 329 के बेसिस के ऊपर क्या पता लगता है कि भैया सारा का सारा जो इलेक्शन कमीशन, जो शेड्यूल ऑफ इलेक्शंस होता है, वो सब जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करता है। और सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया हुआ है कि जो शेड्यूल इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा, उस शेड्यूल में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। मतलब शेड्यूल में चेंजेस लाना या शेड्यूल को एस्टेब्लिश करना सारे के सारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नीदर द जुडिशरी neither the judiciary nor the legislature nor the executive can order the election commission of India or can give directions to the election commission of India regarding the setting of schedule of election। ठीक है, तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट पावर है जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट बनाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। इसके बाद क्या आ गया? रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड अलॉट इलेक्शन सिंबल्स। ठीक है, रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज किस बेसिस के ऊपर होती है, वो उसके लिए हमने पिछली पॉलिटी की वीडियो बनाई एक्सप्लेन्ड सीरीज के अंदर ही, तो अगर किसी ने नहीं देखी तो प्लीज रिविजिट दैट वीडियो। उसके बाद अगर कोई पार्टी रिलेटेड डिस्प्यूट होता है इलेक्टोरल सिंबल्स को लेके, वो कौन रिजॉल्व करता है? इलेक्शन कमीशन। जैसे रिसेंटली अगर मैं आपको बताऊं तो बिहार में पार्टी है जेडीयू, ठीक है, जिनके सीएम है नीतीश कुमार साहब। तो उन पार्टीज का उस पार्टी का कॉन्फ्लिक्ट हुआ अपने दूसरे लीडर के साथ, शरद यादव के साथ, जो कि एक बड़े सीनियर लीडर या एक टाइम में पार्टी प्रेसिडेंट भी थे। तो उसमें ये डिसाइड करना कि यार ओरिजिनल पार्टी कौन सी है, किसको सिंबल मिलेगा, ये काम किसका है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। ठीक है, उसके बाद इलेक्टोरल अरेंजमेंट्स में कोई डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए कौन मेंबर अपॉइंट करेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कोड ऑफ कंडक्ट टू बी ऑब्जर्व्ड बाय पार्टीज। ठीक है, जब इलेक्शंस होते हैं तो आपको पता है कि पार्टी जो है वो रज रज के या पूरे मजे ले लेके धज्जियां उड़ाती है कोड ऑफ कंडक्ट की। अब उसको चेक करना कि पार्टी जो है वो वायोलेट ना करे कोड ऑफ कंडक्ट को, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट को वायोलेट ना करे। जैसे फॉर एग्जांपल पार्टीज को मना किया जाता है कि अब धर्म के आधार पर वोट नहीं मांग सकते, तो अगर कोई धर्म के आधार पर वोट मांगता है तो उसको रोकना है, सजा देनी है, वो किसका काम है? सारा का सारा काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखेगा इलेक्शन के दौरान। ठीक है जी। इसके बाद अगर आप देखो, to register, to prepare a roster of publicity of the policies and political parties on radio and TV in the times of election,
कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में है, जो पावर में है, वो अपनी पावर का गलत फायदा उठा के टीवी या रेडियो के ऊपर गलत प्रयोग ना करे, मिसयूज ऑफ पावर ना करे, जिससे बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को नुकसान हो। ये चेक करने का काम भी किसका है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। अब ये भी क्यों चेक करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो पॉलिटिकल पार्टी इन पावर है वो मिसयूज कर ले और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का नुकसान हो जाए। जिस वजह से ये कह दिया गया कि यार जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी पब्लिसिटी या उनका जो टीवी का टाइम होगा, रेडियो टाइम होगा, वो सारा का सारा कौन रेगुलेट करेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है। एडवाइस प्रेसिडेंट ऑन द मैटर्स रिलेटिंग टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। अगर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के ऊपर मुद्दा उठता है कि सम एमपीज होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और नॉट, तो उसके ऊपर इंक्वायरी कौन कंडक्ट करेगा? उसके ऊपर इंक्वायरी कंडक्ट करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सॉरी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब इंक्वायरी कंडक्ट कर लेगा, उसके बाद जब वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगा कि भैया क्या ये इलेक्शन जो आपका एमपी है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एडवाइस होगा उसके ऊपर प्रेसिडेंट को एक्शन लेना बाउंडेशन होगा या बाइंडिंग होगा। इसके बाद बात आई टू एडवाइस गवर्नर ऑन द मैटर्स रिलेटिंग टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलए। वही बात आ गई कि अगर कोई एमएलए है, उस एमएलए का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के कॉन्टेक्स्ट में जो सीन है उसमें कौन एडवाइस करेगा गवर्नर को? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कैंसल पोल इवेंट्स ऑफ रिगिंग, बूथ कैप्चरिंग, वायलेंस, कि किसी भी तरह से कहीं पे बूथ कैप्चरिंग होती है कि जबरदस्ती वोट डलवाई जाए, रिगिंग होती है, वोटों का घेरफेर किया जाता है, तो ये भी इलेक्शन कमीशन चेक करेगा। ठीक है। रिक्वेस्ट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर फॉर रिक्विजिशनिंग ऑफ स्टाफ नेसेसरी फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस। अब होता क्या है कि जो ऑफिस या स्टाफ अपॉइंट किया होता है, जैसे कि कोई आईएएस हो गया या पीसीएस हो गया, जो अपॉइंट किए जाते हैं स्टेट्स में ड्यूरिंग नॉर्मल टाइम, ठीक है, तो अगर ऑपोजिशन पार्टी इलेक्शन कमीशन को लिखित में कंप्लेंट डालती है कि यार जो ये सिटिंग आपके ऑफिसर्स हैं दे कैन बी बायस्ड टुवर्ड्स द रूलिंग गवर्नमेंट, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट और गवर्नर को कह के उनकी ट्रांसफर्स करवा सकती है और अपने वहां पे बंदे ला सकती है जो कि न्यूट्रल होके इलेक्शन कंडक्ट करवाएं। ठीक है। इलेक्शन सुपर मशीनरी को सुपरवाइज करना। ठीक है। अगर प्रेसिडेंट रूल के अंडर है स्टेट, तो किस तरह से इलेक्शन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, ये भी सारा जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है। अब बात करते हैं जो रीसेंट इशू इन न्यूज रहा है, वो क्या रहा है कि बिहार में जो इलेक्शंस हैं कोरोना के पेंडेमिक के बीच में, इसको कंडक्ट करवाने के लिए सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जैसे कल ही अगर आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा तो गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन ने क्या बोला है कि जो 65 ईयर से ऊपर लोग हैं, 65 प्लस जो लोग हैं उनको 65 प्लस को बाहर आके वोट डालने की जरूरत नहीं है। दे कैन बी और दे कैन यूज पोस्टल बैलेट 65 प्लस। ठीक है, 65 प्लस कैन यूज पोस्टल बैलेट। पर मुद्दा क्या आता है कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास पावर है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस पोस्टपोन कर सकता है कि नहीं कर सकता। ठीक है, तो उस चीज को देखते हैं। तो जैसे बात क्या कि इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन होल्ड करने होते हैं 6 मंथ्स बिफोर द 5 ईयर शेड्यूल। ठीक है, तो उन्होंने होल्ड करने इलेक्शन 6 मंथ्स बिफोर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली गेट्स डिसॉल्व्ड। ठीक है, अब आप ये देखो कि क्या इलेक्शन कमीशन कर सकता है? बिल्कुल, अंडर सम एक्सेप्शनल केसेस और एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस इलेक्शन कमीशन कैन अनाउंस, और अंडर सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस इलेक्शन कमीशन कैन अनाउंस पोस्टपोनमेंट ऑफ इलेक्शंस। And what is more extraordinary that human race has faced since last century almost is the corona pandemic. ठीक है, तो उस केस में, कोरोना पेंडेमिक के केस में इलेक्शन पोस्टपोन होने के चांसेस जो हैं वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में कंसीडर किया जा सकता है। अब ये कौन सी पावर है? दिस कम्स अंडर सेक्शन 153 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। ठीक है, अब ये सेक्शन 153 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट क्या बोलता है? दिस सेक्शन 153 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ this section 153 of Representation of People's Act says that poll panel can extend the time for completing an election, but such extension should not go beyond the date of normal distribution of Lok Sabha or Assembly. ठीक है, कि जो 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन कंडक्ट करवाने हैं उससे ज्यादा ये टाइम नहीं ले सकता। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस की यही पावर है सेक्शन 153 ऑफ आरपीए के अंडर। ठीक है, मतलब जो नॉर्मल टाइमिंग है, क्या उस नॉर्मल टाइम से एड्रेस हो सकता है या उस नॉर्मल टाइम से एक्सटेंड हो सकता है? मुद्दा ये है। अब अगर हम देखते हैं आगे,
तो वी विल रियलाइज कि प्रोसीजर क्या है, कि किस तरह से वो इसको एक्सटेंड कर सकता है। तो कमीशन को, इलेक्शन कमीशन को, गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि यार इलेक्शन नहीं कंडक्ट करवाए जा सकते इस रीजन की वजह से, जैसे कि मैंने आपको बताया कोविड की वजह से। ठीक है, तो गवर्नमेंट प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करेगी और प्रेसिडेंट जो है वो डिसाइड करेंगे कि क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कि क्या उस स्टेट में, जैसे फॉर एग्जांपल हम बिहार की बात कर रहे हैं, तो क्या बिहार स्टेट में 6 महीने के बाद, ठीक है, कि क्या बिहार स्टेट में, जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं कि हम ये कहें कि बिहार में 31 अक्टूबर को सरकार नहीं आनी चाहिए थी, पिछली सरकार जो है डिसॉल्व हो जानी चाहिए थी, या पिछली असेंबली डिसॉल्व हो जानी चाहिए थी। तो अगर इलेक्शन नहीं हो पाते तो क्या 31 अक्टूबर के बाद प्रेसिडेंट रूल लगेगा उस स्टेट में, या फिर जो इनकम्बेंट सीएम है या नीतीश कुमार साहब हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं एज सीएम? ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड करेगा प्रेसिडेंट, इफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन्फॉर्म्स द गवर्नमेंट दैट द इलेक्शन कैन नॉट बी हेल्ड ड्यू टू दिस पर्टिकुलर एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन। ठीक है, सर्कमस्टांसेस ऑफ पोस्टपोनमेंट। ठीक है, कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है कि कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है कि इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे, कि किस तरह पोस्टपोन हो सकते हैं। इश्यूज क्या हो सकते हैं? लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, नेचुरल कैलेमिटीज और एनी अदर कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस दैट आर बियॉन्ड इलेक्शन कमीशंस कंट्रोल वुड बी गाइडिंग फैक्टर्स। और ये तो है ही है कोविड, ठीक है, ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, और लास्ट क्या है? द डिसीजन ऑन पोस्टपोनमेंट इज यूजुअली मेड आफ्टर टेकिंग इनपुट फ्रॉम द ग्राउंड, कि जब तक ग्राउंड सर्वे नहीं होगा, ग्राउंड रियलिटी नहीं चेक की जाएगी, तब तक जो है डिसीजन नहीं लिया जा सकता। ठीक है, तो ये हमने देखा करंट पर्सपेक्टिव में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेके न्यूज थी। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने कोविड की बात करी, तो उससे रिलेटेड ही आपको कहूंगा कि प्लीज बी सेफ। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।